Assalamualaikum. Welcome to all of you, the Physics Gurus YouTube channel. Today we will start class 10th metric physics, and definitely we will start chapter number 10, simple harmonic motion and waves. In this chapter we will study definition of vibratory motion, alternate name of vibration, what is simple harmonic motion. We will discuss its different example: mass attached to a spring, simple pendulum, ball in bowl, damped oscillation, wave motion, types of waves and ripple tank. So वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, और हर टॉपिक के एंड पे मैं आपको उन टॉपिक्स की हेडिंग्स लिखवाता जाऊंगा, सो दैट उन टॉपिक्स को लिखना और उन टॉपिक्स को याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा आसान. ऑलरेडी क्लास 9th में आप वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन, और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन. सो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन का जो ऑल्टरनेट नेम है वो भी आपने याद रखना है. वाइब्रेशन का ऑल्टरनेट नेम है ऑसिलेशन. वाइब्रेशन का ऑल्टरनेट नाम क्या है जी? ऑसिलेशन. सो अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम इस टॉपिक एंड पे देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? अ वेरी पर्टिकुलर और स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय SHM, कैपिटल S, कैपिटल H एंड कैपिटल M. वी विल डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो यहाँ पे मैंने लिस्टेड है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इसका यूनिट नंबर शुरू करते हैं 10.1, दैट इज़ मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग. ओके जी, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. सबसे पहले इसके अंदर डायग्राम समझ लेते हैं. एक मैंने कंसिडर की हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. इस सरफेस के ऊपर मैंने प्लेस किया एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के साथ एक मैंने मैस M अटैच कर दिया. अभी यहाँ पे फोर्स इसके ऊपर कोई एक्सर्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग अभी अपनी किस पोजीशन पे है? नॉर्मल पोजीशन पे है. और डेफिनेटली इस नॉर्मल पोजीशन को हमने किस पॉइंट से शो किया? O से. अब जब मैं इस मैस को स्ट्रेच करूँगा, अब दो तरह से हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स जो है वो ये स्प्रिंग के ऊपर एक्सर्ट कर सकते हैं फोर्स. यहाँ तो स्प्रिंग को हम क्या करें? कंप्रेस कर सकते हैं, या स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं. दो तरह से स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ तो स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस, या स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच. सो जब मैं इस मैस M पे फोर्स एक्सर्ट करूँगा तो डेफिनेटली ये मैस M ज़ीरो से किस तरफ मूव करेगा? पॉइंट A की तरफ. और स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच्ड होगा या कंप्रेस्ड होगा? डेफिनेटली, क्योंकि ये मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट O टू A, राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग डेफिनेटली क्या होगा? स्ट्रेच होगा. और अब ये पॉइंट O से मूव करके किधर चला गया? पॉइंट A पर. तो जैसे ये पॉइंट O से पॉइंट A पे मूव करेगा, जो स्प्रिंग है वो मैस M के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स. कब स्प्रिंग मैस M के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? जब उससे हम स्ट्रेच करेंगे. पोजीशन O से किस तरफ लेके जाएंगे? पोजीशन A की तरफ. सो when spring is compressed or stretched, it covers a small displacement x from its mean position. और obviously O जो है वो इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है. सो स्मॉल x रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, इंक्रीज इन लेंथ को, या चेंज इन लेंथ को. सो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो मैस M मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट O से A पे, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x कवर करेगा टुवर्ड्स राइट साइड. जैसे ये डिस्प्लेसमेंट x कवर करेगा, स्प्रिंग इस बॉडी पे क्या एक्सर्ट करेगा?
फोर्स, और यही चीज़ लिखी है इट एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन मैस एम। इट का मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे? स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये इस बॉडी को पोजीशन ए से दोबारा किस तरफ जो है वो पुल करेगा? मीन पोजीशन ओ की तरफ। जर्नल लाइफ में भी हम देखते हैं, डेली लाइफ में एग्जांपल, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग क्या करता है? अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। या फिर अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो जैसे ही रिलीज़ करते हैं तो स्प्रिंग अगेन क्या करता है? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सो जब ये पॉइंट ओ से ए पे चला गया तो अब स्प्रिंग ने इस बॉडी एम के ऊपर क्या एक्सर्ट करना शुरू कर दी? फोर्स एफ। और इस फोर्स एफ की वजह से जो बॉडी है वो दोबारा पोजीशन ए से किस तरफ मूव करेगी? पोजीशन ओ की तरफ। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए थे हुक्स लॉ, और उसके अंदर आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन द इलास्टिक लिमिट। लेकिन यहाँ पे उस डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन हुक्स लॉ की होगी, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ। व्हाट डज इट मीन? जितना हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स को ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच होगा, फोर्स और ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे स्प्रिंग और ज़्यादा स्ट्रेच होगा, फोर्स और ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे स्प्रिंग और भी ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रेच होगा। तो इस तरीके से हुक्स लॉ की जो स्टेटमेंट यहाँ पे बनती है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ। एंड डेफिनेटली ये इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे? हमेशा मीन पोजीशन से। ओके, सो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। डेफिनेटली एफ यहाँ पे क्या चीज़ है? फोर्स, और एक्स क्या चीज़ है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। बुक में यहाँ से शुरू की हुई इक्वेशन, सो यहाँ से ही हम इसको लिखना शुरू करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन इसलिए लिखी ताकि आपको पता चल जाए कि ये इक्वेशन ड्राइव कैसी हुई है। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है? यहाँ पे एफ स्टैंड्स फॉर क्या था? फोर्स था। एक्स स्टैंड्स क्या करता था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। नेगेटिव साइन क्या चीज़ शो करता है? अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट डज इट मीन? कि नेगेटिव साइन क्या चीज़ शो करता है कि स्प्रिंग जो है वो बॉडी मैस एम के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो इस बॉडी या मैस एम को मूव करेगी फ्रॉम पोजीशन ए से पोजीशन ओ की तरफ। और ऑब्वियसली पोजीशन ए जो थी वो इसकी क्या थी? एक्सट्रीम पोजीशन थी। सो नेगेटिव साइन क्या चीज़ शो करती है कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मैस इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम पोजीशन ओ। और ये एरोज भी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों एरोज एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट। इट्स मीन कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट मूव करते हैं राइट साइड पे, वैसे वैसे फोर्स एक्सर्ट उसके ऊपर होती है किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे, और उसको पुल करती है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। सो हुक्स लॉ की इक्वेशन क्या होगी? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, वेयर के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ से के का फॉर्मूला बना लेते हैं, के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। सो के का फॉर्मूला क्या बन गया? स्प्रिंग कांस्टेंट का के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। सो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन इजीली अब हम लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ। सो स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन बनेगी? द रेशो ऑफ फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका ऑब्वियसली अगर हमने यूनिट लिखना है तो फिर इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट क्या होगा जी? फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। सो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू हमें बताता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग की।
स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज़ की वैल्यू बताता है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग की। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग कितना टाइट है। जितनी वैल्यू ऑफ के ज़्यादा होगी स्प्रिंग की स्टिफनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी वैल्यू ऑफ के कम होगी स्प्रिंग की स्टिफनेस भी उतनी ही कम होगी। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्प्रिंग विल हैव मोर स्टिफनेस, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के स्प्रिंग विल हैव लेस स्टिफनेस। ओके, सो अब यहाँ से हम दोबारा देखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज कॉल्ड ए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और इसका फार्मूला क्या था? के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन है। और स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग की। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब ऑब्वियसली ये मेरे पास बॉडी थी, इसके ऊपर क्या एक्सर्ट हुई? फोर्स, और इस बॉडी का मास क्या था? m। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल्स टू ma। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th की फिजिक्स में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इसकी लेफ्ट साइड पे भी a है, इसकी लेफ्ट साइड पे भी a है, सो इट्स मीन कि हम ये कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। कंपेयर 1 एंड 2। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ma इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, a इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर m इंटू के। ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है, रिवर्स कॉन्सेप्ट। क्लास 9th की फिजिक्स में हम ये पढ़ के कि अगर S प्रोपोर्शनल T के है तो S इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? K इंटू टी। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं इक्वलिटी से एंड कांस्टेंट से। क्या चीज़ है जी? अगर S प्रोपोर्शनल टू T है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम किससे रिमूव कर सकते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ एक कांस्टेंट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव कर सकते हैं। रिवर्स में हम ये कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को और इक्वल के साइन को रिमूव करके हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये लिखा है S इज इक्वल्स टू के टी, तो मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन में मेरे पास, मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। यहाँ पे मेरे पास k ओवर m ये कांस्टेंट वैल्यू है। किस तरीके से? डेफिनेटली अगर मैं स्प्रिंग चेंज नहीं करता, उसका मटेरियल चेंज नहीं करता, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस या स्प्रिंग के लिए k की वैल्यू क्या है? सेम रहेगी। और ऑब्वियसली अगर मैं मैस को चेंज नहीं करूँगा तो मैस ऑफ द बॉडी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट। तो मेरे पास k ओवर m क्या चीज़ आ जाएगी? एक कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं फिर इस k ओवर m और इस इक्वलिटी के साइन को, इन दोनों को किस से रिमूव कर सकता हूँ? प्रोपोर्शनलिटी के साइन से। तो फिर मैं इन दोनों की जगह पे रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन अब हमें क्या चीज़ बताती है? दिस इक्वेशन टेल्स अस कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन is always directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards mean position. So ये इक्वेशन दो चीज़ें हमें बता रही है। नंबर 1 क्या है जी? अगर मैं नेगेटिव साइन को यहाँ से इसको हाइड आउट कर दूँ तो नंबर 1 ये क्या चीज़ बताती है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। एंड नेगेटिव साइन क्या चीज़ बताती है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब एक्सेलरेशन डेफिनेटली किसकी डायरेक्शन में होता है? फोर्स की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में क्या एक्सर्ट होती है? फोर्स। और अगेन अगर आप यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। सो इट्स मीन कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स। ऑलरेडी मैं ये पहले भी बता चुका था कि अगर बॉडी मेरे पास पॉइंट ओ से ए पे गई तो अब स्प्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी जो स्प्रिंग को पुल बैक करेगी फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ए टूवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। इसी तरीके से जब बॉडी पोजीशन ओ पे आ जाएगी, अब बॉडी को इस पोजीशन ओ पे क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, बट ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी जो है ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और ऑब्वियसली जब ये बॉडी लेफ्ट साइड पे मूव करेगी तो अब स्प्रिंग क्या होगा, अब स्प्रिंग क्या होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। अ टाइम कम्स जब स्प्रिंग फुली क्या हो जाएगा, कंप्रेस। और उस केस में भी अगर आप देखो तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितना डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे था फ्रॉम ओ टू ए, उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसका किस तरफ बना, लेफ्ट साइड पे फ्रॉम ओ टू बी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलवेज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है। सो अगेन यहाँ पे भी देखें कि जब ये डिस्प्लेसमेंट इसका जैसे ही इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, इसके ऊपर क्या एग्जर्ट होनी शुरू होगी, स्प्रिंग ने क्या एग्जर्ट करनी शुरू कर दी, फोर्स, जो इस बॉडी मैस m को अगेन पोजीशन B से किस तरफ पुल करेगी, पोजीशन O की तरफ। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स विच पुल्स और पुशेस द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन टूवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन। जी, हेडिंग्स लिखने के लिए रेडी हैं। पेज नंबर 2 सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन पे आप हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। पेज नंबर 2 सबसे ऊपर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वहाँ पे हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, एन अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन, इसमें वाइब्रेशन का वर्ड अंडरलाइन करेंगे और उसके साथ दूसरा वर्ड कौन सा, ऑसिलेशन का। उसके बाद लाइन नंबर 3 को पूरा अंडरलाइन करेंगे और उसकी हेडिंग लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये कहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की कितनी हेडिंग्स है, 3। फर्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सेकेंड लाइन पे हमने 2 वर्ड्स को अंडरलाइन किया, सेकेंड एंड थर्ड पे वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। और थर्ड लाइन पे हमने हेडिंग क्या लिखी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और कहाँ तक लिखनी है, SHM तक। उसके बाद टॉपिक 10.1, इस पैराग्राफ की जो लाइन नंबर 2 है वहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये कहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, द मोशन ऑफ mass attached to the spring on a horizontal frictionless surface, the motion of a ball placed in a bowl and the motion of a bob attached to a string are examples of simple harmonic motion। उसके बाद जो मेन टॉपिक है, मोशन ऑफ अ mass attached to a spring, इसकी लाइन नंबर 5 पे आप हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट 4 लाइंस आपने एज इट इज़ लिखनी है विद ग्रीन हेडिंग। लाइन नंबर 5 पे हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ। इसमें डायग्राम बनानी कंपलसरी है। क्या हेडिंग लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ। उसके बाद इसी टॉपिक के पैराग्राफ नंबर 3 जो शुरू होता है द वैल्यू ऑफ k इज़ अ मेजर, यहाँ जो पैराग्राफ जो है k इज़ इक्वल टू माइनस f/x के नीचे है, वहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे इम्पॉर्टेंस ऑफ k और इसमें स्टिफनेस का वर्ड अंडरलाइन करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल एंड वाला लास्ट वाला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 2 पे, वहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे रिजल्ट। क्या हेडिंग आएगी, रिजल्ट या कंक्लूजन। फिर पेज नंबर 3 सबसे ऊपर आप हेडिंग लिखोगे इम्पॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन। क्या हेडिंग आएगी वहाँ पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन। और इसी पेज पे ब्लू बैकग्राउंड कलर पे आप हेडिंग लिखोगे डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। क्या हेडिंग लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद उसके नीचे जो पैराग्राफ है वहाँ पे आप
हेडिंग लिखोगे लाइन नंबर 2 पे, एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन O टू पोजीशन A। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन के नीचे जो पैराग्राफ है उसकी लाइन नंबर 2 पे क्या हेडिंग आएगी, कहाँ से शुरू हो रही है, सपोज द मैस इज पुल्ड, वहाँ पे हेडिंग क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन O टू पोजीशन A। इसी पैराग्राफ की लाइन नंबर 12 जो स्टार्ट हो रही है ड्यू टू इनर्शिया से, वहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे रोल ऑफ इनर्शिया। इसी पैराग्राफ की लाइन नंबर 12 जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है ड्यू टू इनर्शिया, वहाँ पे आप हेडिंग क्या लिखोगे, रोल ऑफ इनर्शिया। उसके बाद इसके नीचे जो पैराग्राफ है, इन अदर वर्ड्स इस पेज पे जो पैराग्राफ नंबर 4 है, एज द मैस मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन B, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन O टू एक्सट्रीम पोजीशन B। ऊपर हेडिंग लिखी थी व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन O टू एक्सट्रीम पोजीशन A, और इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या आएगी, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन O टू एक्सट्रीम पोजीशन B। और उसके बाद बिल्कुल एंड पे इक्वेशन नंबर 10.3 T इज इक्वल टू 2π/m/k, वहाँ पे हेडिंग लिखोगे फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी और मैस अटैच्ड विद द